जय हिंद। आज हम लोग झारखंड की परिचय और झारखंड के ऐतिहासिक परिचय से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो झारखंड जो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ जिसकी विविध और संस्कृति और इसकी प्राकृतिक संसाधन इसकी पहचान है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों का प्रकृति से गहरा संबंध है। ये जो है कि हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये झारखंड का इतिहास, भारत के इतिहास में इसका क्या हिस्सा, क्या अहम रोल है, ये जो है कि इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड के इतिहास में, पहले जानते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं। तो जिसका लिखित विवरण या साक्ष्य प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास के दो स्रोत हैं, इतिहास को जानने का दो जरिया है, जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं। जिसमें पुरातात्विक स्रोत के अंदर ऐसे स्रोत आते हैं जब मानव जो है सभ्य हो रहा था, मानव अपनी जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और वो जो है कि धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जैसे पाषाण काल, नवपाषाण काल में जब मानव था, तो उस समय अपने सुविधा के अनुसार अपने लिए जो सही होता था वो धीरे धीरे वो सीख रहा था। तो उसमें जो है कि अपने चीज़ों को किस तरह से वो वर्गीकृत करे, इन सभी चीज़ों को जो है कि वो अपने लिए बनाता था। तो ये सारी चीज़ें जब बना करके छोड़ गया, तो उस में से में हम लोग आज देख पाते हैं कि उस समय वो उनका जीवन काल किस तरह चलता था। तो जिसमें है मूर्ति, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला और मुहर। ये सारी चीज़ों को हम लोग कार्बन डेटिंग प्रणाली से इनकी आयु भी ज्ञात कर लेते हैं और जान पाते हैं कि इनका समय काल कौन सा था। दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत, जिसमें मनुष्य जो है लिखना पढ़ना सीख लिया था और इसमें अपने लिए जो बेहतर था, अपने समय काल पर उसने जिस तरीके से जीवन जी रहा था, उससे संबंधित चीज़ों को वो साहित्यक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, और उस समय काल में विदेशियों का भी आगमन होता है। जैसे कि अल्बरूनी हो गए, फाहियान हुआ, इस तरह के विदेशी यात्री भी आए और उनके समय काल में देखा कि किस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था थी, शासन काल था, कैसे जीवन चलता था। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जो लेख लिखे, ये हम उनसे, उनके माध्यम से जान पाते हैं। और आत्मकथा जैसे जिस समय पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने बारे में, अपने शासन काल के बारे में खुद या तो आत्मकथा लिखते थे या लिखवाते थे, जिससे ये पता चलता है कि उस समय किस तरह से जीवन शैली होती थी, उस समय का शासन प्रशासन का विधि व्यवस्था किस तरह से था। तो ये तो हुए कि दो स्रोत से हम लोग इसका जो है कि अध्ययन करके प्राप्त कर लेते हैं इनकी जानकारी। अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास के समय काल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है और उसको जो है कि दो भागों में बांट करके हम लोग उसको रखते हैं, जानकारी लेते हैं। पहला है ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या इसको बीसीई भी कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। और दूसरा है ईसवी, यानी कि सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, या एडी भी बोलते हैं, एनो डोमिन। इसका मतलब, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय काल हुआ करता था उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और ईसा मसीह के समय के बाद का जो समय काल हुआ उसको ईसवी के नाम से जानते हैं। इसको हम इस रेखा से भी पहचान सकते हैं। ये समय रेखा मैंने इसको इंडिकेट करके समझाने का प्रयास किया। ये जीरो लाइन से इधर डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो जैसे 600 बीसी अगर लिखा हुआ है और यहाँ पर 510 बीसी लिखा हुआ है, तो ये 600 बीसी जो है कि ये छोटा है 510 बीसी से। और यहाँ पर अब देखते हैं कि जीरो लाइन से जब उधर असेंडिंग जाता है तो वो जो है कि वो काल बड़ा होता है। जैसे कि 1875 लिखे हैं एडी, ये ईस्वी में आ जाता है, और 2026 जो अभी वर्तमान चल रहा है, ये जो है कि ईस्वी के अंतर्गत आता है। और जीरो से इधर जो भी आ रहा है, जैसे 510 बीसी, तो ये जो है कि ईसा पूर्व हो गया। और ये 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व हो गया। ये उतना ही छोटा होते जाता है, जैसे ही इधर आंकड़ा बढ़ता है छोटा होते जाता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि झारखंड का नामकरण किस तरह से हुआ, कैसे कैसे इसको नाम दिया गया। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें से हम कुछ संक्षिप्त में देखते हैं। जिसमें पहला है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किस तरह से नाम पड़ा, तो छोटा नागपुर यानी कि चुटिया प्लस नागपुर। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चुटिया जो है वो नागवंशियों का एक शासन का गढ़ था। यहाँ पर ये इनका अपना शासन का एक केंद्र था नागवंशियों के द्वारा, और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो नागपुरी थी। तो ये इसी के वजह से यहाँ पर छोटा नागपुर नाम पड़ा, झारखंड का छोटा नागपुर नाम पड़ा। और दूसरा है झारखंड। तो झारखंड में झार प्लस खंड, यानी कि झारखंड को झाड़ियाँ या वन भी कहा जाता था, और खंड का मतलब हुआ कि भूमि का टुकड़ा।
तो इस तरह से झारखंड वनों का प्रदेश, इस तरह से इसको झारखंड नाम मिला। और जाहिर खोंड भी इसको कहा जाता था। इसका मतलब होता है, जाहिर का मतलब होता है सरना स्थल और खोंड का मतलब भूमि, यानी कि ये इस तरह से हम लोग देखें कि ये 3 प्रकार से इसको जो है कि नाम दिया गया। लेकिन इसके अंतर्गत और भी समय काल पर जो साहित्यक हुए, है ना, उन्होंने किस तरह से या जैसे जैसे समय काल राजाओं का हुआ उस समय उन लोगों ने कैसे कैसे नाम इसको दिया, हम लोग इसको नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे और जानेंगे कि झारखंड के और किस तरह से नाम इसको नामकरण किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।